हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो हमारी सेशन जो चल रही है बीपीएससी के लिए, उसमें मौर्यन एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है हम लोग अगर बिहार के हिस्ट्री के बारे में देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करेंगे मौर्यन एम्पायर से। तो मौर्यन एम्पायर का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट रूलर्स हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हम लोग देखेंगे बिंदुसार, और तीसरा देखेंगे अशोका। और अशोका जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इस समय अगर हम लोग बात करें कि अशोका के टाइम में क्या डेवलपमेंट रही, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है अशोका का रूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अशोक के रूल में बहुत सारे राजनीतिक बदलाव आए, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंजेस आई, और जिसके कारण कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का और विस्तार भी हुआ, और उसी के कारण बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन भी हुआ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का रूल खत्म किया। वहाँ पर चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटाया, और ये हुआ 320 बीसीई में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के रूल की स्थापना हुई मगध में। और उसके बाद यहाँ पर 320 से लेकर के यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया 398 बीसी तक। और इनका रूल जो है 398 नहीं 298 बीसी तक। 300 कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में उल्टी गिनती चलती है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बोलने में हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इतने वर्षों तक यहाँ पर चला, 22 वर्षों तक टोटल चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, उनका रूल चला। और उसके बाद बिंदुसार का रूल आया, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया को आज़ाद करवाने वाला या मुक्त करवाने वाला। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने यूनानियों का रूल खत्म किया। जब सिकंदर का अटैक हुआ था धनानंद के समय, तो वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो बहुत सारा रीजन अगर हम लोग करें, कांधार, हेरात, मकराना, ये सब रीजन ये उनके कंट्रोल में आ गया था, यूनानियों के कंट्रोल में। और वहाँ पर जो यूनानी रूल था वो वाइसराय के थ्रू चलता था। और यहाँ पे वाइसराय जो थे उस समय यूनान के, वो थे सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस निक्टर पूरा नाम था इनका। तो इनका रूल चल रहा था यहाँ पर यूनानियों का, और इन्हें हराकर, इनको वहाँ से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य, अपना आधिपत्य वहाँ पर स्थापित किया। और इसमें इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए, ये सारे काम में, तो सबसे बड़ा हेल्पफुल हैंड, सबसे बड़ी मदद चंद्रगुप्त मौर्य को मिली थी चाणक्य से। ठीक है, चाणक्य ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसी के कारण यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये पॉसिबल हो पाया था कि वो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर सके। और यहाँ पे चाणक्य का भी एक पर्सनल मोटिव था। चाणक्य जब गए थे, जैसी कहावतें हैं, ऐसे कहा जाता है कि धनानंद के दरबार में, तो धनानंद ने उन्हें बेइज्जत कर दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी को ज़्यादा बेइज्जत भी नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी पे आ जाए, बाद में अपने स्तर से वो उतर जाए, आपके पीछे पड़ जाए, तो बहुत दुखी करता है लोगों को। यहाँ तो चाणक्य ने पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया धनानंद का। तो वही चीज़ हुई थी, चाणक्य की बेइज्जती हुई धनानंद के दरबार में। उसके बाद चाणक्य वहाँ से वो निकल आए, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, मगध के सम्राट बनना चाहते थे। तो दोनों ने हाथ मिला लिया। चाणक्य ने मदद की चंद्रगुप्त मौर्य की, उन्होंने एक आर्मी बनाई, उन्होंने
धनानंद का रूल भी खत्म किया, और उसके बाद चाणक्य वहाँ पर एक चीफ एडवाइज़र टाइप जो इकोनॉमिस्ट हो जाए या पूरा स्ट्रैटेजिस्ट की तरह से वहाँ पर काम करते रहे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य वहाँ पर चाणक्य के मदद से बहुत हद तक बढ़ता चला गया। और वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे रिसर्च भी होते थे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी बनती थी, वो सारी चीज़ों में चाणक्य ने बहुत मदद की चंद्रगुप्त मौर्य की। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो इकोनॉमी थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, वो पूरी कंट्रोल में थी स्टेट के, यानी कि सरकार के अधीन थी। स्टेट का पूरा फुल कंट्रोल था इकोनॉमी पे। वहाँ पर जो भी चीज़ें होती थी, चाहे एग्रीकल्चरल टैक्सेशन हो या सारी चीज़ें हो, ट्रेड पे टैक्स हो, वो पूरा कंप्लीट कंट्रोल था, एक अच्छा सा आधिपत्य था स्टेट का। और इसके कारण वहाँ पर बड़ी अच्छी इनकम जनरेट होती थी स्टेट के लिए। और इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत हद तक चाणक्य का जो अर्थशास्त्र, चाणक्य ने अर्थशास्त्र, कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहते हैं। तो उनका जो अर्थशास्त्र था, जो किताब उन्होंने लिखी थी, उसमें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी डिटेल में थ्योरीज लिखी थी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, जो कि आज भी देखेंगे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में देखा जाए तो पढ़ाया जाता है, यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में या फिर स्टेट पीसीएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी, तो वहाँ पर भी इसकी इम्पोर्टेंट अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो ये उस समय वहाँ पर गाइड कर रहे थे अपनी थ्योरीज के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य को, और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी उन्हीं के थ्योरीज पे वहाँ पर तय होती थी। और इसी के कारण हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि धनानंद ने, महापद्मनंदा ने सबसे बड़ा साम्राज्य वहाँ पर स्थापित किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले। और मगध का जो साइज था, मगध की जो एक्सटेंट थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के समय में, वहाँ पर अशोका जब आए तो और बड़ा हुआ, मौर्य डायनेस्टी के समय में सबसे विस्तृत था। उसके बाद सेकंड नंबर पे महापद्मनंदा ने स्थापित की थी। तो ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर अच्छी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन था, सही फॉरेन पॉलिसीज थी, और वहाँ पर लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी और स्ट्रेटेजी प्रॉपर बन रही थी। इसके कारण वहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। और यहाँ पर अगर मगध एम्पायर की एक्सटेंट की बात करें, फैलाव की बात करें, तो अभी जैसा हमने देखा कि ग्रीक के जो वाइसराय थे ग्रीस के, उनको इन्होंने हराया, वहाँ से हटाया। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि बाकी की चीज़ों की, तो देखेंगे कि ग्रीक के बाद वहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक, वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया का आज का नहीं, पहले का, जब पाकिस्तान भी इंडिया में हुआ करता था, मतलब कि उस समय तो वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, नेशन स्टेट की कोई थ्योरी थी नहीं, तो उस समय एंशिएंट टाइम में सीधी सी बात थी कि आज का जो कांधार और हेरात और ये सारा रीजन जो है बलूचिस्तान वगैरह का, वहाँ तक कंट्रोल हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान की बात करें वो भी था, मकराना था, हेरात था, ये सारे जगह वहाँ तक इन्होंने अपने स्टेट को फैलाया। और अगर वेस्ट की बात करें तो सौराष्ट्र तक था। साउथ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो साउथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर पूरा एकदम पहुँच चुका था कर्नाटका रीजन तक, डेक्कन तक। ठीक है, तो डीप साउथ ही सिर्फ बच गया था, बाकी के जो पूरे रीजन थे वो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में आ चुके थे। और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और यहाँ पर जैसे ही लड़ाई हुई ग्रीक वाइसरॉय के साथ, ग्रीक वाइसरॉय को कंसीड करना पड़ गया, ये सारे रीजन देने पड़ गए। उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई, और उसी में पीस ट्रीटी में यहाँ पर यह भी तय हुआ कि एक एम्बेसडर, एक राजदूत ग्रीक एम्पायर का, ग्रीक राजा का वहाँ पर पाटलिपुत्रा में आएगा, और उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज 315 बीसी में आए पाटलिपुत्रा, बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे। और यहाँ पर उन्होंने इस
जगह पर रहते हुए यहाँ के बारे में बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे, ट्रेवल लॉग लिखे जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और उसका नाम था इंडिका, जिसका कि नाम लेकर शशि थरूर जी ने पैक्स इंडिका लिख डाली है। ठीक है, तो इंडिका लिखी इन्होंने, और उसके में से जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन, वो जो रिटन डॉक्यूमेंट था, लिटरेचर था, वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बाद में बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, किताबें लिखी, जिसके कारण कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी भी परकुलेट होकर थोड़े बहुत मात्रा में मिल पाता है, जिससे कि हम लोग बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं मगध एम्पायर के बारे में, वहाँ के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वहाँ के ट्रेड के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इंडिका में जो मेगास्थनीज ने लिखी है उसके थ्रू यहाँ पर बहुत कुछ पता चल जाता है। और उसी में से एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कंट्री वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप किया था, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यहाँ पर बहुत हद तक सेंट्रलाइज था, जबकि वहाँ पर बहुत सारे वाइसरॉय डिप्यूट किए जाते थे अलग अलग रीजन को कंट्रोल करने के लिए, और अधिकतर जो वहाँ पर वाइसरॉय होते थे या तो आर्मी जनरल्स रहते थे, सेना के अधिकारी रहते थे, या फिर जो रूलिंग फैमिली है, जो पॉलिटिकल क्लास है, रूलिंग फैमिली, उनके घर के लोग रहते थे। ठीक है, अधिकतर समय में राजकुमार वगैरह को ही वहाँ पर डिप्यूट किया जाता था इन सब चीज़ों के लिए। और सेकंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी कि न्याय व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज थी, जो जुडिशियल सिस्टम थी वो सेंट्रलाइज्ड थी। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर थी, वहाँ पर नियम कानून सेंट्रली बनाए जाते थे राजा के दरबार से ही, और वो बहुत ही कठोर थे, एकदम लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किए जाते थे, हाथ के बदले हाथ टाइप वाला सिस्टम था वहाँ पर। और वहाँ पर चोरी करने पर भी बहुत ही क्रूर दंड दिया जाता था, और ये पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। और इसी के कारण यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी, जो कानून व्यवस्था थी, वो बहुत हद तक ठीक रहती थी। डर के कारण, डर पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है कानून व्यवस्था को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। प्लस यहाँ पर क्या थी, इकॉनमी की दृष्टि से अगर देखें तो टैक्सेशन की, ठीक है, करों की बहुलता थी, बहुत सारे तरह के टैक्सेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, जिसके कारण कि यहाँ पर क्या होता था कि अच्छी खासी इनकम जनरेट होती थी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राजा है उनके पास। और इसी के ज़रूरत को पूरा होने के कारण वो लोग, जो पैसे आ जाते थे उसके कारण वो लोग अच्छी खासी बड़ी इकॉनमी वहाँ पर रख पाते थे, और वहाँ पर बड़ी सेना मेंटेन करते थे उससे, बड़ी इकॉनमी होने के कारण। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ पर। और अगर इंडिका की बात करें तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जैसे हमने बात की कि वहाँ पर पता चलती है, और उसमें जो मेंशन है उसके हिसाब से यहाँ पर पता चलता है कि 6 कमेटियाँ बनाई हुई थी, 6 कमेटी बनी हुई थी जो कि सिर्फ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिस्टम वहाँ पर उस समय से ही एग्जिस्टेंट था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही कोई चीज़ डेवलप होती है, और इतने पुराने समय से अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना बेहतरीन काम अगर होता रहे तो ही आगे चलकर वो और बेहतर रूप से डेवलप हो पाता है। क्योंकि धीरे धीरे आप कोई चीज़ डेवलप करेंगे तो उसकी कमियाँ, उसकी त्रुटियाँ पता चलेगी, उसको सुधारेंगे, और जो नहीं सुधरता है भाई वो जयराम जी की ख़त्म ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी वहाँ पर थी। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बाद में चलकर हम लोग देखेंगे कि कैसे वेलफेयर स्टेट में तब्दील हुआ, लेकिन यहाँ पर जब तक बिंदुसार का ये था एडमिनिस्ट्रेशन था, राज्य चल रहा था, अशोका के समय में वेलफेयर स्टेट मेनली कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर वेलफेयर स्टेट इन द सेंस था, लेकिन उतनी ज़्यादा उसमें रिलीजियस टीनेट नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। और एक अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन की, तो हमने देखा कि इंडिका से और अर्थशास्त्र से, ये 2 जगह से हमें मेजर इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तीसरी जो मेजर इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो है अशोका के पिलर्स, अशोका के एडिक्ट्स, जो
शिलालेख मिले हैं, ठीक है, उन पे रॉक एडिक्ट्स पे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन के और मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें, देखिए ये तो हो गई चंद्रगुप्त की पूरी हिस्ट्री जो भी थी। अब इसके बाद 3 जो इम्पोर्टेंट थे, सेकंड नंबर पर आते हैं बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का रूल रहा, हम लोग अगर बात करें तो 298 BCE से लेके 272 BCE तक, 272 ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द क्राइस्ट एग्जिस्टेड। इसे छोटा छोटा करके ऊपर ले जाया जाए ताकि हमारे लिए और स्पेस मिले लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट बने मगध के, और इनकी जो फॉरेन रिलेशन थी, जो एक्टिविटी थी कॉन्क्वेस्ट की और वार की, वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पॉलिसी थी उसी को इन्होंने आगे और बढ़ाया और उसे मजबूत किया, और फार फ्लंग एरियाज़ में इन्होंने अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन भी बनाए। अगर हम लोग बात करें ग्रीक के साथ, तो ग्रीक्स के समय में, मतलब कि मेगास्थनीज आखिर कब तक जिंदा रहते, तो मेगास्थनीज के बाद, मेगास्थनीज जब वापस चले गए तो बिंदुसार के कोर्ट में यूनानियों के जो एम्बेसडर थे मेगास्थनीज के जगह पर, वो थे डिमैकस। ग्रीक्स के नाम थोड़े अलग रहते हैं, स्पेलिंग रट्टा मार लेना चाहिए आप लोगों को ताकि फिर आगे दिक्कत ना हो। तो ये डिमैचस थे, डिमैचुस भी कह सकते हैं इनको अगर आपको स्पेलिंग करेक्टली याद रखना हो तो यहाँ पर यूनानियों के एम्बेसडर ये थे बिंदुसार के कोर्ट में, और इस समय जो इनके एम्पायर का स्ट्रेंथ था वो और बड़ा, बिंदुसार ने इसको और आगे लेके गया, और इसी के समय में, इन्हीं के रूल के समय में उज्जैनी के जो वायसराय थे वो थे, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो थे अशोका। तो अशोका का जो अगर क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि अशोका कहाँ के वाइसराय थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उज्जैनी, जो कि आज के डेट का उज्जैन भी कह सकते हैं, अवंती वाला रीजन जो था। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है, और इतना ही अचीवमेंट था बिंदुसार का। अगर बिंदुसार की बात यहाँ पर ख़त्म करें तो उसके बाद आता है रूल अशोका का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, या अगर हम लोग ओवरऑल कहें तो पूरे मगध एम्पायर की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट रूलर जो होता है वो है अशोका, सम्राट अशोक। ठीक है, 272 BCE से ये कहाँ तक जाएगा, 232, 40 साल का रूल, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम आएगा 261 BCE, जहाँ से कि पूरी फॉरेन पॉलिसी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और पूरी सारी चीज़ें यहाँ पर बदल जाती है अशोका की। अशोका का हृदय परिवर्तन होता है, ये एक उनके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और क्यों था, इतना कुछ बताने के बाद शायद आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थे अशोका, जो थे मौर्यन डायनेस्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट स्पेक्टेकुलर, एकदम मतलब खतरनाक वाले जो रूलर थे ना, वो थे। और ये यहाँ पर 272 BC में साम्राज्य संभालने के बाद से ही, शुरुआत में से ही, ये बड़े ही क्रूर और बड़े ही आक्रामक टाइप के रूलर थे। इनकी सीधी पॉलिसी थी क्या, कॉन्क्वेस्ट की, कि इन्हें राज्य बढ़ाना है थ्रू कॉन्क्वेस्ट। और कॉन्क्वेस्ट किस तरह से करना है, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए यूज़ करना है पॉलिसी ब्लड एंड आयरन का, ठीक है, मतलब खून खराबे और हथियार के जोर पे साम्राज्य बढ़ाना है। तो ये पॉलिसी थी इनकी अपनी एम्पायर के एक्सपेंशन की, जो कि शुरुआत में इन्होंने कब तक इस्तेमाल किया, 261 BCE तक। 261 BCE में क्या हुआ था, 261 BCE में हुआ कलिंगा वार, कलिंगा की युद्ध। और कलिंगा युद्ध होने के बाद से जब वहाँ पर जो खून खराबा अशोका ने देखा, दंतकथाएं तो ये भी कहती हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए, 1.5 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर बंदी, युद्ध बंदी बनाए गए, बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हुए, अपंग हुए, बहुत सारे नुकसान हुआ। और ये भी कहा जाता है कि कलिंगा में पुरुष बचे ही नहीं थे। हालांकि ये सारी चीज़ें
अतिशयोक्ति लगती हैं, इतना भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उस समय की आबादी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ओवरऑल जो लोगों का कहना है, बहुत सारे इतिहासकारों का जो दंत कथाएं हैं उसमें, लेकिन इसको पुष्टि करने वाला कोई भी अभी तक तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो चला आ रहा है सो मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। और यहाँ पे कलिंगा वार की जो स्थिति थी, जो वहाँ पर विभत्सता थी इस युद्ध की, जो नुकसान हुआ, जो वहाँ पर सारा मारकाट फैला, ये देखने के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया और यहाँ से उनकी फॉरेन पॉलिसी में चेंज हुआ। और फॉरेन पॉलिसी में या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंज हुआ। और पॉलिसी में चेंज क्या हुआ, अब यहाँ पर धर्म विजय की बात होने लगी। ठीक है, दिग्विजय के जगह पे धर्म विजय। दिग्विजय यानी कि युद्ध के थ्रू हम लोग, लड़ाई के थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, वो छोड़कर बिना लड़ाई किए हुए ही धम्म विजय की बात हुई, यानी कि मोरल एंड एथिकल वैल्यूज के थ्रू यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना है, जीतना है, पीस, हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, इन सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पर हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। तो ये बात यहाँ पर शुरू हुई धम्म विजय की, जब अशोका ने पूरी विभत्सता देखी कलिंगा वार की। ठीक है, और इसी के बाद से उन्होंने अपना जो फॉरेन रिलेशन था वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इस्टेब्लिश किया, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस थे। फॉरेन रिलेशन के लिए उन्होंने वहाँ पर अपने जो एम्बेसडर थे, अपने जो राजदूत थे, उन्होंने श्रीलंका में, वेस्ट एशिया में, ग्रीक कंट्रीज़ में, जो यूनानी रीजन थे वहाँ पर सारे जगहों पर भेजा। और वहाँ पर जो फॉरेन रिलेशन की जो पॉलिसी थी वो थी पीस, हार्मनी एंड कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांति, सद्भाव और सबका विकास वाला हिसाब था वहाँ पर कि सब लोग एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस की बात थी। और इसके थ्रू उन्होंने अपना फॉरेन रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश किया। आज के डेट का जो सीरिया वाला रीजन है, इजिप्ट रीजन है, मैसेडोनिया और बहुत सारे रीजन थे, इन सारे रीजन पे इन्होंने अपनी फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था, एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट था, क्योंकि बिना लड़ाई लड़े फॉरेन रिलेशन अचीव करना, बढ़िया से इस्टेब्लिश करना, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी अपना एक इंटरेस्ट बना लिया कि हमें वेलफेयर वर्क्स करना है। ठीक है, और उसी के तहत उन्होंने बहुत सारे कुएं, तालाब, ये मतलब पब्लिक वेलफेयर का सारा काम इन्होंने चालू कर दिया। और बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज थे वहाँ पर इन्होंने अपने धर्म प्रचारक भी भेजे, बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए, बुद्धिज़्म को और भी अलग अलग देश के, दुनिया के रीजन में फैलाने के लिए इन्होंने धर्म प्रचार के लिए अपने राजदूत भेजने चालू किए, जिन्हें कि धम्म महामंत्स भी कहा जाता था। और इसके थ्रू क्या हुआ कि इनका अपना एक इन्फ्लुएंस, इनका अपना एक वहाँ पर इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश होने लगा फॉरेन कंट्रीज़ में। और जो पीस, हार्मनी की बात, ये जो मतलब एक मोरल और इथिकल वैल्यूज़ की बात करते थे, इससे लोग वहाँ पर बहुत प्रभावित हुए, वहाँ के रूलर्स भी प्रभावित हुए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ आज के डेट में भी देखते हैं कि बुद्धिज़्म का कितना पकड़ है। अगर हम लोग कैस्पियन सी कोस्ट में देखें तो वहाँ पर भी आपको सीरिया के आसपास के कुछ रीजन में अभी भी बुद्धिस्ट मिल जाएंगे। अफ़गानिस्तान में हम जानते ही हैं कि बुद्धिज़्म का कितना ये था, वहाँ पर पकड़ था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया, अलग बात है, लेकिन एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा था। एंशिएंट टाइम की बात करें और अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो बुद्धिज़्म का जो इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड वाइड कम हुआ है, उस समय बहुत ज़्यादा था। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है अशोका का कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दिया, अपना एफर्ट दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर रिलीजियस लाइफ की बात करें अशोका की, तो अशोका की रिलीजियस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो तो कलिंगा वार ही था। कलिंगा वार के बाद अशोका ने बुद्धिज़्म अपना लिया, और बुद्धिज़्म अपनाने के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को कम्प्लीटली पैट्रोनाइज किया। ठीक है,
वहाँ पर उन्हें पूरा संरक्षण दिया बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुदान दिए, अपने राजदूत भेजे वहाँ पर, ऑफिशियल अपॉइंट किए, सब कुछ किया और बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि इस क्रम में उन्होंने ब्राह्मणों को कंप्लीटली नेगेट कर दिया, हिंदुइज्म को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, जिसके कारण कि वहाँ पर थोड़े कुछ ब्राह्मण जो थे वो आक्रोशित भी होने लगे, वो वहाँ पर रिवोल्ट भी करने लगे। ठीक है, और यहाँ पर बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते समय उन्होंने पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके पहले मैंने बताया था कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, वो हुई थी वैशाली में। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये टाइम एंड अगेन आप लोगों को मिलता रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि वैशाली भी उस समय मगध एम्पायर की राजधानी थी, और मगध एम्पायर में ही सेकेंड और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इनफैक्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी मगध एम्पायर में ही हुआ था, राजगिरी में। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर बाकी जो डिटेल्स हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की पाटलिपुत्रा में, और उसके बाद वहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और अपने जो धर्म प्रचारक थे उनको इन्होंने भेज दिया काउंसिल के बाद बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, जो कि यहाँ पर धर्म के प्रचार, बुद्धिज़्म के प्रचार के साथ साथ इंडियन कल्चर के प्रचार में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जो अलग अलग कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इंडियन कल्चर के हिसाब से मैच भी करती है। तो उसके पीछे बुद्धिज़्म का प्रचार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बुद्धिज़्म के प्रचार के क्रम में जो धर्म प्रचारक बाहर निकले इधर उधर, वो अपने साथ साथ इंडियन कल्चर, धर्म के साथ साथ इंडियन कल्चर का भी प्रचार करते गए। और इसीलिए इंडियन कल्चर जो है, जो हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या इंडो चाइना की बात करते हैं, कल्चरल मिक्स जो दिखता है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों की देख रेख के लिए इन्होंने अपॉइंट किया धम्म महामंताज। ठीक है, धम्म महामंताज यहाँ पर थे, जो कि इन सब चीज़ों का देख रेख करते थे कि धर्म प्रचार में क्या क्या खर्च है, कहाँ अनुदान देना है, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ किस रीजन में किसको भेजना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए थे धर्म महामंताज। उसके बाद आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पीस मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। आज भी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत खर्च होता है, बहुत जान लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या इम्पोर्टेंस है वो आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया था राजूकाज को। राजूकाज जो थे ये अधिकारी थे, ऑफिशियल थे, जो कि देखरेख करते थे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की सिचुएशन को। ठीक है, और राजूकाज देख के बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ये राजूकाज क्या करते थे, ऑप्शन में मिल जाएगा कि ये टैक्स कलेक्शन के लिए थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए थे, धर्म प्रचार के लिए थे, ऐसे नन ऑफ द अबव। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसते किस चीज़ में, राजूकाज नाम देखकर सबको लगता है क्या कि ये टैक्स कलेक्ट करते होंगे या इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, वो कोई और टाइप के ऑफिशियल होंगे, क्योंकि राजूकाज और राजस्व बहुत ज़्यादा तक सेम साउंड करता है और उसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके तभी सही होंगे जब आप एग्जैक्टली सब कुछ जानते हो। वहाँ पर गेस वर्क
फैक्चुअल क्वेश्चन में बहुत कम सही भिड़ता है। कॉन्सेप्चुअल में आप कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सा गेस वर्क करके आप सही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं पर पढ़ा हो, भले रिवीजन नहीं किया हो आपने, एग्जैक्ट आपको याद नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि हाँ ये राजू का सर, क्लिक किया तुरंत माइंड में। क्योंकि देखिए आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, गेस वर्क, प्योर गेस वर्क नहीं होता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में जिसमें कि आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ लगेगा, ऑप्शन देखकर खटाक से फर्स्ट थिंग जो माइंड में आएगी एकदम तुरंत इंस्टेंटनियसली कि यही करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर वही होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्टअप हो रहा है क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया है। अदरवाइज अगर उसके बाद बात करें तो आपने पढ़ा है इसीलिए वो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है। पूरा बैरन लैंड रहे, अगर कुछ नहीं पता हो तो वो चीज़ आपको क्लिक करेगी नहीं, तो फिर वो चार के चारों ऑप्शन आपको चार कबूतर की तरह लगेंगे, ठीक है, जो इधर उधर उड़ रहे हैं। उसमें से एक पे आप अगर फिक्स्ड होकर पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर कि हाँ यही है, तो वो तभी आप कर सकते हैं जब आपने उसको पढ़ा है, एग्जैक्टली उसके बारे में आपको पता है। अदरवाइज आप उस पर कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते। कॉन्फिडेंट तो खैर आएगा ही नहीं, मतलब आपके दिमाग में क्लिक करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। राजूकाज यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, और वहाँ पर पीस, नॉन वायलेंस, हार्मनी, ये सब चीज़ के प्रिंसिपल को मेंटेन किया जाता था। टॉलरेंस वगैरह, सहनशीलता, जो कि बहुत बड़ा वर्ड निकल कर आया था अभी कुछ दिनों पहले, टॉलरेंस, सहनशीलता। तो ये चीज़ें वहाँ पर प्रायोरिटी पर रहती थी कि ये सारी चीज़ें मेंटेन करना है। नॉन वायलेंस में एक और चीज़ ऐड की हुई थी, क्या कि नॉन वायलेंस में बैन था, किलिंग ऑफ एनिमल भी बैन कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल को भी बैन, मारना वहाँ पर अलाउड नहीं था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि उस समय अशोकन साम्राज्य में थी वहाँ पर। तो जीव हत्या ये भी एक क्राइम था और इसके लिए भी सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। और जो पूरे का पूरा कानून व्यवस्था था वो रिलीजियस टेनेट्स, धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक जो न्याय व्यवस्था थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उन सब चीज़ों पर बेस्ड थी और उसी के तौर तरीकों पर यहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाता था, ठीक है। और अगर इथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पर रखा जाता था। उसका प्रचार प्रसार आम जनजीवन के लोगों पर भी, आम जनता में के बीच में भी किया जाता था। और यहाँ पर अगर वेलफेयर स्टेट की बात करें तो अशोका के बारे में कहा जाता है कि ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसके पहले उतना ज़्यादा प्रजातंत्र पे, प्रजा के वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि वहाँ पर साम्राज्य के विस्तार और टोटल कंट्रोल पे ध्यान दिया जाता था कि उस पर एक छत्र राज कैसे करना है। लेकिन वेलफेयर स्टेट की अगर बात करें तो अशोका ऐसे पहले सम्राट थे जिन्होंने यहाँ पर वेलफेयर स्टेट, राम राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जैसा कि हमने बात किया यहाँ पर कि फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली चेंज हो गई थी अशोका की कलिंगा वार के बाद से, 261 BC से। और उसके बाद से यहाँ पर क्या हो गया कि इनकी फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी नॉन वायलेंस पे, फ्रेंडली रिलेशंस पे, पीस पे, हार्मनी पे, कोएग्जिस्टेंस पे, कि आप भी रहो हम भी रहेंगे। यहाँ पर दिग्विजय को हटाकर धम्म विजय की बात कम्प्लीटली वहाँ पर इम्ब्रेस कर ली गई थी अशोका के तरफ से। धम्म विजय को प्रायोरिटी दिया जाने लगा। और यहाँ पर इस फॉरेन पॉलिसी के कारण अशोकन साम्राज्य, जो मौर्यन साम्राज्य है अशोका के बाद से, अशोका तक तो ये ठीक चला, सब कुछ चला, क्योंकि जैसे देखिए आपने नॉन वायलेंस, पीस, हार्मनी, ये सब की बात पर अपने फॉरेन पॉलिसी शुरू कर दी, टैक्सेशन आपका आ रहा है, लेकिन आप आर्म्ड फोर्सेस के मेंटेनेंस में उसको नहीं लगा रहे हैं। आपकी आर्म्ड फोर्सेस बैठे बैठे धीरे धीरे, एक तो वहाँ पर क्या हो गई कि युद्ध नहीं हो रहा है, वो लेजी हो गए, उनका एक्सपीरियंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्लस क्या है
कि धीरे धीरे लोग वहाँ से छिटक भी रहे हैं, हट भी रहे हैं, क्योंकि जब आपको आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है नहीं तो आप उनको पेमेंट नहीं देंगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि आर्मी डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया। अब आर्मी का डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया तो आर्मी धीरे धीरे कमज़ोर होते गई, और आर्मी अगर कमज़ोर हो रही है तो आपके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, आपके जो आसपास के साम्राज्य हैं, उनको एक मौका मिल जाता है कि वो आप पर हमला कर सके। अशोका के समय तक ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अगर बात करें फ्यूचर की तो मौर्यन साम्राज्य के फ्यूचर को ज्योपार्डाइज करने का, उस पर एक खतरा जो बना, उसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी, इसी फॉरेन पॉलिसी से हो गई थी, पीस, हार्मनी और नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, क्योंकि ये आप तो प्रचार कर रहे हो, सामने वाला मानेगा नहीं मानेगा, कब तक मानेगा, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है, और यही चीज़ें बाद में जाकर बन गई उनके लिए घातक। दूसरी चीज़ क्या थी कि बुद्धिज़्म के सपोर्ट में इतने ज़्यादा घुस गए थे ये अशोका, उतने ज़्यादा वहाँ पर डीपली चले गए थे कि उसके कारण इन्होंने ब्राह्मण जो थे, इनको नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। इनको अनुदान कम मिल रहे हैं। कोई अगर बुद्धिस्ट और हिंदू ब्राह्मण के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो अधिकतर टाइम में क्या होता था कि ब्राह्मणों को ही सज़ा मिल जाती थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसके कारण कि ब्राह्मण खिलाफ हो गए। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि एक अपना वर्चस्व, ब्राह्मण क्या थे कि देखिए चतुर्वर्णा सिस्टम था, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण। इनकी एक छत्र राज चलती थी, ना आर्मी चाहिए इनको, ना तो कोई हथियार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक उंगली पानी लिए श्राप दे देंगे वाला हिसाब किताब था, सबको हड़का के रखे हुए थे। और यही इनकी जो वर्चस्व थी उस पर हमला हो रहा था बुद्धिज़्म की तरफ से। बुद्धिज़्म में कोई चतुर्वर्णा सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, सब इक्वल है वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंस खत्म होते जा रही थी ब्राह्मणों की, और इसके कारण ब्राह्मण क्या थे, वो चिढ़े हुए थे अशोका पर और बुद्धिज़्म पर भी। तो वो लोग तो हमेशा इसमें प्रयास में थे कि कब अशोका का रूल ख़त्म हो, कब मौर्यन एम्पायर का रूल ख़त्म हो, और कब जो हमारी स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, वो वापस वहाँ तक पहुँच सके। तो यहाँ पर नेग्लेक्ट करना ब्राह्मणों को भी अशोका के लिए एक घातक परिस्थिति सिद्ध हुई, जिसका कारण हुआ कि मतलब बाद में मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गई। ठीक है, और अगर मौर्यन एम्पायर के फॉल की, खात्मे की अगर बात करें कि मौर्यन एम्पायर ख़त्म क्यों हुआ, तो मौर्यन एम्पायर के फॉल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या था, बहुत बड़ा कारण क्या था, इनकेपेबल रूलर्स। जो बाद के जो भी रूलर आए, जो भी सम्राट आए, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। इनके जो उत्तराधिकारी थे अशोका के, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, न तो परसुएशन की, आर्म्ड फोर्सेस पहले से ही डिसइंटीग्रेशन में थी। तो इन सब चीज़ों के कारण उनकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही थी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई थी कि जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो इतने बड़े एम्पायर में फिजिबल नहीं था। ठीक है, इतना बड़ा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और अगर आप दूर दराज के वायसराय, उस समय तो ऐसा नहीं था कि आपके पास हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, आप तुरंत आर्म्ड फोर्सेस भेज देंगे। सैटेलाइट से आप इमेजरी ले रहे हैं कि वहाँ पर विद्रोह चल रहा है या क्या हो रहा है, तो ये सारी परिस्थितियाँ थी नहीं। वायसराय अगर आपके वहाँ पर आपकी बात मानना ख़त्म कर दें या वो खुद इनकैपेबल हो तो कोई भी क्षेत्र आपके हाथ से निकल सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। सेंटर से, पाटलिपुत्रा से अगर बात करें कंट्रोल करना उस समय के हेरात और कांधार और मकराना को, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना मौर्यन एम्पायर के पतन का। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें क्या थी कि रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो इन्वॉल्व थे, वायसराय थे या जो भी थे, वो लोग बड़े ही क्रूर टाइप के थे, बड़े ही वहाँ पर टायरेनिकल थे। इसके कारण क्या होता था कि वहाँ पर लोग जो है सो
लोकल रूलर्स जो थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको वहाँ पर पसंद नहीं करते थे और लोग विद्रोह कर रहे थे राज्य के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और उसके कारण भी यहाँ पर उनका पतन शुरू हो गया। तीसरी चीज़ क्या थी कि जब ग्रीक्स ने, जब यूनानियों ने हमला किया था, अलेक्जेंडर यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर मैरिज अलायंस भी बने, बहुत सारी चीज़ें हुई वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रीजन में, और यहाँ पर एक नया डायनेस्टी टाइप का, एक नई पॉपुलेशन खड़ी हुई जो थी इंडो ग्रीक पॉपुलेशन। और ये जो इंडो ग्रीक पॉपुलेशन थी, ये बहुत समय से इस ताक में थी कि कब यहाँ पर मौर्यन एम्पायर कमज़ोर हो और वापस हम अपनी सत्ता स्थापित करें। और ये इन्हें मौका मिला अशोका के बाद। जब अशोका के बाद वहाँ पर आर्मी कमज़ोर हो गई, मौर्यन एम्पायर बड़े साइज होने के कारण खुद डिसइंटीग्रेशन के फेज में था, तब इन्हें मौका मिला और इन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पुष्यमित्रा शुंगा, लास्टली अगर बात करें तो पुष्यमित्रा शुंगा ने यहाँ पर 185 BCE में, 185 BCE में पुष्यमित्रा शुंगा ने यहाँ पर मारा बृहद्रथा को, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्यन वंश का लास्ट शासक था। और बृहद्रथा को मारकर इसने शुंगा वंश की स्थापना की और मौर्यन एम्पायर यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म हो गई। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर का। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वेबसाइट पर जाकर भी आप वहां पर से कोर्सेज़ को देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज़ चालू हैं और हमारी जो UPSC है उसकी यहाँ पर सिविल सर्विसेज की कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए एडमिशन चालू है 28 मार्च से 2022 से 2023 सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन कोर्स, GS कोर्स चालू हो रही है यहाँ पर। तो GS की फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए लगातार हमसे जुड़े हैं। धन्यवाद।